इस वीडियो में हम डेली न्यूज़ करेंगे जून की 1 से 7 जून 2024 की। इसमें आपका न्यूज़पेपर की, पीआईबी की और जितने सारे मैप्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होगा। तो देखो, इस डेली न्यूज़ को करने का क्या फ़ायदा है कि आपके जो प्रीलिम्स के एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाएंगे और आपका मेंस कवर हो जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो प्लस ASUPPSC की मंथली मैगजीन, ये दोनों चीज़ें कर ली तो आपको करंट अफेयर के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका जितना स्टैटिक का जितने सारे फैक्चुअल जितने क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर जितने होते हैं और बाकी सारे जितने क्वेश्चंस होते हैं वो ASUPPSC की मंथली मैगजीन से कवर हो जाएंगे। और यहाँ से एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं और मेंस के तो वो सारी चीज़ें, मेंस के जो करंट अफेयर टॉपिक होंगे वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये ASUPPSC की मंथली मैगजीन आप यहाँ देख सकते हैं, मंथली कंपाइलेशन ये है। तो हर साल जो है मोर देन 90% क्वेश्चन जो है वो इसी कंपाइलेशन से आते हैं, मोर देन 90% क्वेश्चन। तो देखो क्या होता है ना कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए, वन लाइनर हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, वो आपकी ASUPPSC की मंथली मैगजीन्स हो जाएंगे। कुछ आपके होते हैं स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर, वो आपके इस वीडियो से हो जाएंगे। तो देखो, कुछ नहीं तो ASUPPSC मंथली मैगजीन जो आपके फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, 30 to 35 क्वेश्चंस वो होते हैं। और आपके स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, जैसे कोई हेडक्वार्टर न्यूज़ में है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में है, तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया, तो ये स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। कुछ और चीज़ें इस टाइप से पूछ ली तो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर। अभी हम जो वीडियो करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से ये वीडियो हेल्प करेगी। तो वहाँ से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो ये आपके 45 क्वेश्चन जो है आपके आराम से, सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसमें पीआईबी और न्यूज़पेपर का है। तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया, मंथली मैगजीन और बाकी सारे कोर्स जो है, कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स है, यहाँ प्रीलिम्स कोर्स है और ये कंप्लीट मेंस आंसर राइटिंग है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टॉपर्स की कॉपी देखनी है तो मैंने टेलीग्राम पे सारी कॉपीज़ अपलोड कर रखी है, आप इन टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं। और आप जो है प्रिडिक्शन वीडियो जो PDF है उसको भी देख सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ASUPPSC का कोर्स और मंथली जो करंट अफेयर हैं वो किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप मेंस का भी प्रिडिक्शन यहाँ देख सकते हैं। 96 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 120 और यहाँ 102 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स में। चलिए हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। आई थिंक ये विजिबल होगा सबको, ठीक है। देखो, FDI आपका जो है, FDI जो है वो इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3.49%। DPIIT ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3.49%। हाईएस्ट FDI कहाँ गया है? महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद गुजरात, फिर कर्नाटका। फॉरेन इनफ्लोज जो है सबसे ज़्यादा किसके हुए? सिंगापुर, मॉरिशस, USA, नीदरलैंड, जापान। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है जिसको FDI सबसे ज़्यादा मिला है वो हो गया आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गया। ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। आपके 24 साल में जो है सबसे ज़्यादा सेक्टर्स जो है, टॉप 5 सेक्टर्स कौन से थे 24 ईयर्स में? सर्विस हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हो गया, ट्रेडिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। FDI के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये देखो, मैंने आपको बताया स्टैटिक बेस्ड। अब देखो क्या आ गया, ये हमने FDI के बारे में पढ़ लिया है सारी चीज़ें। क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, एक स्टेटमेंट दे दिया कि इन फाइनेंशियल ईयर 2024 FDI कॉन्ट्रैक्ट्स,
ये आपका जो है प्योरली जो है करंट अफेयर का हो गया। लेकिन यहाँ स्टैटिक बेस्ड में क्या हो गया कि एफडीआई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये सारी चीज़ें दे दी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इस टाइप से। तो ये आपका स्टैटिक बेस्ड हो गया। एफडीआई क्या क्या प्रोहिबिट करता है? लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी एंड ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो ये जो है एफडीआई जो है इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करता है। एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है साइन हुई थी वॉशिंगटन में 1959 में। इंडिया जो है कंसल्टेटिव पार्टी है इसमें। फर्स्ट एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन जो है दक्षिण गंगोत्री था 1983 में। जो अभी जो है अब दक्षिण गंगोत्री जो है वर्क में नहीं है, लेकिन अभी करंटली जो है 2 रिसर्च स्टेशन है। मैत्री 1989 में आया था और भारती 2012 में। इंडिया ने कहा है कि इंडिया ने जो है ATCM 46 इंडिया अनाउंस टू सेटअप मैत्री 2। तो इंडिया जो है मैत्री 2 जो है सेटअप करने वाला है। हाई कोर्ट के जज हैं जो फर्स्ट इन गोवा, उन्होंने एक लिविंग विल जो है वो रजिस्टर करी है। आपने रेपो रेट सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट सुना होगा। एक टर्म है वेरिएबल रेपो रेट। वेरिएबल रेपो रेट क्या है कि रेट एट विच आरबीआई अलाउ बैंक टू बोरो। क्या है? आरबीआई जो है अलाउ करता है बैंक को कि वो बोरो कर सके। किस पे? रेट डिसाइडेड बाय मार्केट। तो ये मार्केट जो रेट डिसाइड करेगी, ये हो गया वेरिएबल रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट और वेरिएबल रेपो रेट में क्या है कि इसको जो है मार्केट डिसाइड करता है, और रेपो रेट को क्या करता है? इट फिक्स्ड बाय द आरबीआई। रेपो रेट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एंड द वेरिएबल रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। तो रेपो रेट क्या हो गया? एट रेट एट विच द बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई विच इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। तो ये डिफरेंस हो गया वेरिएबल रेपो रेट में और रेपो रेट में। वेरिएबल रेपो रेट में जो बोरिंग ड्यूरेशन होता है मोर देन 1 डे एंड अप टू 14 डेज, और इसका काम क्या है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो है इंजेक्ट करने का काम होता है। फुनन टेक्नो कैनाल जो है कंबोडिया में बन रहा है, इसको चाइना फंड कर रहा है। ये क्या करेगा? कैप जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसको करेगा, कनेक्ट करेगा बाइसेक हुआ ग्यांग जो रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेकोंग रिवर। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करेगा। कोया ट्राइब आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने जो है आपका महुआ जो ट्रॉपिकल ट्री है उसको ये एज अ सेक्रेड ट्री मानते हैं। तो आप कहीं सेक्रेड ग्रूव्स और ये सारी प्रोटेक्शन और ये सारे कोया ट्राइब्स हो गया, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया करंट आपका, तो ये करंट अफेयर्स में था। डैग हैमर्स जॉल्ड मेडल जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए मिलता है। इसको इंडियन पीस कीपर जो है नायक धनंजय कुमार सिंह को मिला था। सेनकाकू आइलैंड जो है ईस्ट चाइना सी में है, जिसको डेओ बोलते हैं चाइनीज़ में। ये जापान और चाइना के बीच में इशू है सेनकाकू आइलैंड का, ईस्ट चाइना सी में है। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो इतुशोरी आइलैंड है, लार्जेस्ट है, कुबा आइलैंड है, तेइशो आइलैंड है, वो है। तो आप ईस्ट चाइना सी में देखेंगे तो आपको यहाँ सेनकाकू आइलैंड मिल जाएगा। बैटल ऑफ कुम्हेर ये हुई थी बिटवीन भरतपुर एंड मराठा मुगल और जयपुर के बीच में। और इसमें क्या है कि अहिल्याबाई होलकर जो है, मतलब मराठा की तरफ से अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड कांधेराव जो डाई हो गए थे, और फिर इसके बाद जो है टुक कंट्रोल ऑफ द मलवा इन 1754। और तो बेसिकली जो कांधेराव जो है वो बैटल ऑफ कुम्भर जो 1754 में हुई थी, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो होलकर डायनेस्टी किसने बनाई थी? मल्हार राव होलकर ने, फाउंडेड बाय। इंडिया और पाक का जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर है, फ्रॉम गुजरात टू नॉर्थ ऑफ द चेनाब इन एक्नौर जम्मू। जो LOC आपकी सीज फायर लाइन है आफ्टर 1948 से 1970 वॉर के बीच में बनी थी।
और डिलिनेटेड इन द शिमला एग्रीमेंट 1972। जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जिसको AGPL कहते हैं, AGPL वो डिवाइड करता है जो आपकी करंट पोजीशन इंडिया में है एंड पाकिस्तानी ट्रूप जो है आपके शाचिन में है वहाँ, और ये एक्सटेंड फ्रॉम द NJ 984 टू इंदिरा कॉल इन द नॉर्थ। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, और अच्छा नॉर्थ ईस्ट है इंदिरा कॉल। आप मुझे सदर्न बताएंगे। इंदिरा कॉल हो गया आपका नॉर्थ में, तो साउथ में कौन सा है वो आप बताएंगे। तो देखिए ये आपका POK है, ये LOC है, ये आपका NJ 984 है, ये शैचिन ग्लेशियर्स है, ये आप इसको देख रहे होंगे। तो यहाँ RBI ने क्या किया है कि एक्सपेंड कर दिया है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टू 20 कंट्रीज बाय 2028 से 29। 2028 से 29 जो है 20 कंट्रीज को एक्सपेंड कर देंगे। RBI ने कोलैब किया है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड से। UPI कब लॉन्च हुआ था? बाय NPCI इन 2016। NIPL जो NIPL है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये आपकी सब्सिडरी है NPCI की। ये 2020 में आई थी फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द रुपे एंड UPI आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो NIPL का जो काम है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है रुपे एंड UPI के लिए है। क्या है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई जाएगी लेड बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी SP। तो डिप्टी SP से नीचे वाली ऊपर वाली रैंक के जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई जाएंगी टू कॉम्बैट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आर्टिकल जो 29 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और आर्टिकल 39E एंड 39F जो है that no one is forced into the unsuitable work. यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, तो ये आपका जो है FSSAI और एप्लिडा जॉइंटली डेवलप्ड यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगोस। तो ये क्या करेगा, इसने अब क्या किया है, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो दिया है, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो रिप्लेस करेगा इंडिया ऑर्गेनिक को जैविक भारत लोगो को। तो इंडिया ऑर्गेनिक यूज्ड ऑन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंप्लाइंग विद NPOP एंड द जैविक भारत यूज्ड ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफाइड बाय FSSAI। तो इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का अक्रॉस 11 स्टेट इम्प्लीमेंटेड बाय NABARD, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। तो ये करेंगे। सुंद-नुका-गिगर वॉल्केनो, ये आपका सदर्न आइसलैंड में है। आइसलैंड को बेसिकली लैंड ऑफ फायर एंड आइस बोला जाता है। यहाँ एक वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन है। ये आपका मिड अटलांटिक रिज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, इसलिए मिड अटलांटिक रिज में है, तो इसलिए दिस अ हाईली एक्टिव वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन। ग्लोबल परचेजिंग पावर पैरिटीज PPP इस रिलीज करता है ICP। इसके अंदर 176 इकनॉमीज हैं। इसमें क्या है, लार्जेस्ट जो इकनॉमी है वो चाइना की है, $28.8 ट्रिलियन, फॉलोड बाय USA, फिर उसके बाद इंडिया $11 ट्रिलियन। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS, तो WSIS +20 इवेंट हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है इसरो ने डेवलप किया है। इसका नाम है पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम।
प्रवाह सॉफ्टवेयर। ओपेक एंड ओपेक प्लस, तो ओपेक जो है उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। स्टैब्लिश हुआ था ये बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। करंटली 12 मेंबर हैं। अदर मेंबर कौन से हैं? क्या अल्जीरिया, आपका इक्वेटोरियल गिनी एंड गेबन, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो एंड यूएई। तो ये 12 मेंबर हैं। ओपेक प्लस क्या है? 2016 में ओपेक ने साइन किया एग्रीमेंट 10 अदर मेंबर्स के साथ, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है। इसमें कौन है? तो 12 प्लस आपके ये 10, तो ये आपके ओपेक प्लस में आ गए। तो ये कौन सा है? रशिया, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा रशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, साउथ सूडान एंड ब्रुनेई एंड सूडान। तो ये जो है सियांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। ये पार्ट है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी एंड इसके की प्रोटेक्टेड एरिया कौन से है? मॉलिंग नेशनल पार्क एंड डेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन्फ्लेशन, आपने ये सारी इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। एक होता है ग्रीडफ्लेशन, एक क्या होता है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है कि देखो, आपका दो तरह से होता है इन्फ्लेशन। आपका हो गया कॉस्ट, अगर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, कॉस्ट पर इन्फ्लेशन हो गया। आपका डिमांड हो गया, डिमांड इन्फ्लेशन की, अगर डिमांड बढ़ रही है, आपके रॉ मटेरियल में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, आपको सामान बनाने में पैसे लग रहे हैं, तो ये आपके इन्फ्लेशन होते हैं। लेकिन ग्रीडफ्लेशन क्या है कि ये ग्रीडफ्लेशन है कॉर्पोरेट ग्रीड इज फ्यूलिंग इन इन्फ्लेशन। मतलब जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनका लालच इतना बढ़ गया है कि वो इन्फ्लेशन फ्यूल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द वेज प्राइस। मतलब लेबर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये आपका ग्रीडफ्लेशन होता है। अबू मूसा आइलैंड जो है ईरान के अंदर है। अदर 2 आइलैंड जो है ग्रेटर टुन्ब और लेसर टुन्ब, इनको जो क्लेम किया है बाय ईरान है, यूएई जो है इनको क्लेम करते हैं। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप, इसका काम क्या है कि ये इम्प्रूव और मेंटेन करेगा हेल्थ ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड सॉइल बाय 2030 एट द 12th plenary session FAO। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप 50% ऑफ द वर्ल्ड सॉइल बाय 2030। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। अभी आपके लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी लोकसभा का आपके जनरल असेंबली इलेक्शन हुआ है। और प्रेजेंट जो है सीईसी कौन है? और फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, सुकुमार। इलेक्शन हुआ है तो नोटा की अपनी रेलेवेंस हो जाती है। तो नोटा का क्या मतलब है? नन ऑफ द अबव। तो इंदौर में क्या है? नोटा एमर्ज एज द रनर अप विद मोर देन 2 लाख वोट्स। तो सोचो नोटा को 20 लाख वोट, सॉरी, तो नोटा को इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, मतलब इट्स इज अ रनर अप इन इंदौर इलेक्शन। तो नोटा जो है आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन PIL फाइल्ड बाय पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तो PUCL जो है उसने नोटा जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, जो PIL फाइल्ड हुई थी बाय PUCL। बेनिफिट क्या है नोटा का? अब नोटा का बेनिफिट क्या है? देखो, किसी भी सिटीजन को, जैसे आपके कुछ कैंडिडेट्स हो गए बहुत सारे, और आपको उसमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप नोटा पे दबाओगे। इसमें क्या होगा कि कैंडिडेट जो है एक अपना जो है डिससेटिस्फेक्शन वो जाहिर कर सकेगा, वो सॉरी सिटीजन जो है अपना डिससेटिस्फेक्शन जाहिर कर सकेगा टुवर्ड्स द कैंडिडेट। मतलब पार्टी को भी लगेगा और सब लोगों को लगेगा कि उन्होंने गलत सारे कैंडिडेट्स रखे हैं, कि नोटा को इतने सारे वोट चले गए, तो लोगों को अपनी वॉइस मिलेगी, उनको जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और इस तरीके से क्या है कि आपके जो है एथिकल वैल्यूज़
कि देखो आपने जो है सही कैंडिडेट इसमें से एक नहीं रखा, नोटा के वोट इतने ज़्यादा हो गए, तो नेक्स्ट टाइम शायद उस कैंडिडेट को टिकट ना मिले और किसी सही कैंडिडेट को मिले, और बहुत सारी चीज़ें इस हिसाब से हो सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कंपेल कर सकता है कि वो सही कैंडिडेट को जो है नॉमिनेट करे। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट ऑफ नोटा हो सकता है। तो ये आपका लिखा हुआ है, एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द वोटिंग, एनकरेज हाई मॉरल एंड एथिकल वैल्यू, कंपेल पॉलिटिकल पार्टीज टू नॉमिनेट बेटर कैंडिडेट। ये आपका हो गया। चैलेंजेस क्या है नोटा के? देखो, दिस इज ओनली अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि आपका क्या, आपकी जो वोटिंग आपकी होती है, आपकी जनरल असेंबली की वोटिंग, आपकी लोकसभा की जो होती है, तो वो बेसिकली आपका वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होती है। कि मतलब जो कैंडिडेट है जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो इलेक्ट हो जाएगा, वो डिक्लेयर हो जाएगा। सपोज एक कैंडिडेट है, उसको एक वोट डला, बाकी सबको 0-0 डले, नोटा में सारे वोट चले गए, सपोज ये समझ लेते हैं। तो ये एक वोट वाला कैंडिडेट ही जो है ना, कैंडिडेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ द वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो इलेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसका जो है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है रिजल्ट पे, इलेक्शन के रिजल्ट पे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हाँ, देखो, नोटा को जो है फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सकता है टू कंडक्ट द री इलेक्शन विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आर नोटा। तो देखो, जब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, सपोज या सबको 0-0 चला गया, यहाँ एक चला गया, तो फर्दर री इलेक्शन हो सकता है जहाँ नोटा के वोट्स हैं, फर्दर री इलेक्शन हो सकता है। और पार्टीज़ को कहा जाए कि आप जो है सही कैंडिडेट को नॉमिनेट करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्ट्रेंथन हो सकती हैं आपके नोटा से रिलेटेड। फाइव आइज अलायंस तो एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, किसके बीच में? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो देखो, ये दो कंट्रीज याद रहेंगी, एक साथ हैं, यूएसए एंड न्यूजीलैंड, यूएस और कनाडा एक साथ हैं, और यूके याद रहेगा। तो ये 5 हैं। प्रेस्टन कर्व, प्रेस्टन कर्व जो है प्रपोज हुआ बाय सैमुअल एच प्रेस्टन इन 1975। इसका काम क्या है? ये हाईलाइट करता है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री डज नॉट कॉज मच ऑफ अ राइज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो क्या है, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है, तो ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही है बियॉन्ड अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के बाद बढ़ सकती है, ये नहीं कि आपका एक पॉइंट के बाद जो है ये बढ़ रही है पर कैपिटा इनकम, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा रहा है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मेक्सिको की कौन है? क्लॉडिया एंड शीनबॉम, क्लॉडिया शीनबॉम। वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट, तो ग्लोबल जो पब्लिक डेप्थ है वो $97 ट्रिलियन है, इंडिया का जो पब्लिक डेप्थ है वो $2.9 ट्रिलियन है। कितना? 82.7% एट द शेयर ऑफ द जीडीपी। अब देख लो कितना डेप्थ है, 82.7% एट द शेयर ऑफ द जीडीपी, इतना ज़्यादा डेप्थ है। विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, देखो 74 विमेन जो हैं वो 18th लोकसभा में आई हैं, 78 जो है वो 17th लोकसभा में थी, 14.4 रिप्रेजेंटेशन था। अभी क्या है, अभी 797 विमेन जो है उन्होंने कंटेस्ट किया था, इसमें से 9.7% जो विमेन है वो 18th लोकसभा में जीती हैं। 14.05 जो है विमेन मेंबर हैं वो राज्यसभा में है। ग्लोबल शेयर ऑफ द विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट, नेशनल मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनके नेशनल जो पार्लियामेंट्स हैं उसमें ग्लोबल शेयर ऑफ द विमेन जो है वो 26.9% है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको मेंस के लिए काम आएंगे। विमेन रिप्रेजेंटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? विमेन रिप्रेजेंटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि विमेन परफॉर्म बेटर ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो अगर 50% अकाउंटिंग फॉर द 50% पॉपुलेशन जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन है
इज फंडामेंटल टू द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। विमेन जो है एज कम्पेयर टू द मेन आर लेस लाइकली टू बी क्रिमिनल एंड करप्ट। तो लेस लाइकली टू बी, स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन लेस लाइकली टू बी क्रिमिनल एंड करप्ट। चैलेंजेस क्या है? देखो, सोसाइटल प्रेजुडिस होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पॉलिटिकल माफियाज होते हैं, तो इट्स हार्ड फॉर अ वुमेन टू वर्क देयर। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है, जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और मार्ड बाय इनएप्रोप्रिएट कमेंटिंग, हेट स्पीचेस होती हैं, अब्यूजिव थ्रेट्स जो है वो फीमेल को झेलने पड़ते हैं। इंटरनलाइज पेट्रियार्की भी है, एक सोसाइटल प्रेजुडिस भी है, इंटरनलाइज पेट्रियार्की भी है, कि जो विमेन है वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होती हैं बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटल नॉर्म्स। जो सोसाइटल नॉर्म्स चलते हैं, तो इंटरनलाइज जो है पेट्रियार्की भी है। देखो, स्टेप्स कौन कौन से लिए गए कि विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है 2023 में आया, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू रिजर्व द 1/3 ऑफ द सीट फॉर द विमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली। एक चीज़ ये 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज फॉर द विमेन। एंड इंडिया का जो अचीव है, प्लेज है कि टू अचीव SDG 5.5 विच कॉल फॉर द वुमेन फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेप लिए गए हैं, और चैलेंजेस आपने देख लिए, और ये आपका सिग्निफिकेंस क्या होता है, आपका डाटा। तो ये पूरा मेंस का क्वेश्चन है। देखो, मेंस का क्वेश्चन क्या है, आप इंट्रो में जो है आप फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप डाटा दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप सिग्निफिकेंस दे सकते हैं, चैलेंजेस दे सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे सकते हैं, और फिर आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर को पूरा दे सकते हैं। तो पूरा मेंस का आंसर लिखा हुआ है यहाँ। तो बाकी जो करंट अफेयर है, हम 8th से नेक्स्ट वीक का जो करंट अफेयर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।